जगत फंगस या कवक जिसे अपन बोलते हैं। क्लियर। यहां से अगर अपन देखें, फर्स्ट पॉइंट से अपन देखें, परपोषी जीवों में फंजाई का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। ठीक है, मतलब जो परपोषी की कैटेगरी की अपन बात करें, अगर अपन इसके पोषण के आधार पर अपन बात कर रहे हैं कि स्वपोषी कुछ जीव होते हैं, कुछ जीव परपोषी होते हैं। क्लियर। परपोषी में आने वाले अधिकतर जीव की अगर अपन बात करें तो उसमें कवक जो है उसका महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, कवक जो उसका क्या है, महत्वपूर्ण रोल है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थान में बहुत विभिन्नताएं मिलती है, अलग अलग आकार के हो सकते हैं। आवास की अपन बात करें तो वो भी बहुत विभिन्नताएं रखता है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। ठीक है, अगर अक्सर नम रोटी की अपन बात करें, ब्रेड वगैरह की अपन बात करें, तो जो बारिश का सीजन होता है उसमें अपन देखते हैं, बारिश के सीजन में जो रोटी पड़ी पड़ी रहती है तो उस पर व्हाइटिश जो है कुछ अपने को दिखने लगता है। जो व्हाइट है, जो सफेद पार्ट अपने को दिखता है, वो कवक ही होता है। सामान्य छत्रक जैसे अपन मशरूम की अपन बात करें, तथा कुकुरमुता टोडस्टोल भी फंगस है। एग्जांपल आपको ध्यान में रखना सिंपल सा, क्योंकि टोडस्टोल वगैरह आपको जब इसके एग्जांपल अपन टाइप्स वगैरह इसके प्रकार पढ़ेंगे वहां पर नहीं लिखा तो सीधा सीधा यहाँ से पूछ सकता है, सीधा स्टेटमेंट दे सकता है कि सामान्य छत्रक या मशरूम की अपन बात करें, छत्रक यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि मशरूम की जो संरचना होती है इसी टाइप से होती है, छाते नुमा संरचना। ठीक है, इस टाइप से होती है। ठीक है, तो इस टाइप से जो मशरूम है उसे अपन बोल रहे हैं छत्रक। तथा कुकुरमुता टोडस्टोल भी फंगस है। अब जो फंगस है यूजफुल है और इसके साथ साथ में कुछ बीमारियों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से अपन देखते हैं इसका रोल क्या है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे, ठीक है, सरसों की पत्ती पर सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होता है, कवक के कारण होता है। कुछ एक कोशिक फंगस, एक कोशी के फंगस जैसे इसकी अपन बात करते हैं, ये 11th से 12th दोनों एनसीईआरटी में काम में आएंगे भाई साहब। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव है, 12th क्लास का एक चैप्टर है, उसमें भी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ध्यान में आपको रखना है, ईस्ट जो है वो क्या है, एक कोशिकीय फंगस है, मतलब एक ही कोशिका है इसके अंदर। इसका उपयोग कहाँ होता है, रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, रोटी ब्रेड वगैरह की अपन बात करते हैं उसके सेंस में यहाँ से बोला गया, तो ब्रेड या जो बियर की अपन बात करें उसके निर्माण में जो फंगस है वो एक कोशिकीय की यीस्ट है। अन्य फंजाई पौधे तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। उदाहरण के लिए गेहूं में किट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। ठीक है, गेहूं में किट रोग किसकी वजह से होता है, पक्सीनिया के कारण होता है। अब जो रोग है उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नीट में एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पूछता है। अब किट रोग क्या होता है क्या नहीं होता वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, किट रोग किसकी वजह से होता है, पक्सीनिया के कारण होता है। किट रोग पक्सीनिया के कारण होता है और पक्सीनिया यहाँ पर क्या है, एक टाइप का कवक है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, ये भी अपन 12th क्लास के एनसीईआरटी में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, पेनिसिलियम जो है एक टाइप का फंगस है और प्रतिजैविक, इसका मीनिंग मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगा। प्रतिजैविक एक्चुअल में है क्या, ठीक है, इंग्लिश में से अपन बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है, एंटीबायोटिक ये खा लो वो खा लो। तो हिंदी में से अपन बोलते हैं प्रतिजैविक। बायो का मतलब जैव होता है, सो प्रतिजैविक इसके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं। प्रति का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और प्रति का मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब इसका होता है विपरीत। ठीक है, किसी के विपरीत जो है। और जैविक की अपन बात करें मतलब जीव, जीवों के विपरीत जो है वो होता है एंटीबायोटिक। तो बोले सर जीव तो अपन भी हैं, तो अपने तो विपरीत हो गया तो ये तो अपने को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये मानव के सेंस में जो टर्म यूज में लिया गया प्रतिजैविक, वो अपने सेंस में नहीं लिया गया है, वो लिया गया है जो माइक्रोब से जो अपने लिए हार्मफुल है, जैसे बैक्टीरिया की अपन बात करते हैं। ठीक है, जो अपने लिए नुकसानदायक होता है उसके विपरीत होता है। जैसे बैक्टीरिया 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर आराम से ग्रोथ कर सकता है, तो इसकी ग्रोथ को कम कर सकता है वो है प्रतिजैविक। ठीक है, इसकी ग्रोथ को रोकेगा वो। ठीक है, उसे अपन बोलते हैं प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक का निर्माण करता है कौन, पेनिसिलियम। पेनिसिलिन नोटेटम देखेंगे अपन, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फंजाई विश्वव्यापी, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ से, फंजाई विश्वव्यापी सब जगह देखने को मिल सकता है और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर भी सरलता से उग जाते हैं। ठीक है, तो इतना सा स्टेटमेंट पूरा इंपोर्टेंट है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? बिल्कुल, रेफ्रिजरेटर में अपन क्यों रखते हैं?
ताकि इसे अपन प्रिजर्व कर सके, बैक्टीरिया और फंगस से खराब होने से बचा सके। वैसे इसका आंसर जो है इसके आगे वाले स्टेटमेंट में ही है, हाँ हमने सोचा है, हाँ इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंगस के कारण खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, जैसे रूम टेम्परेचर 37 डिग्री है आपका सेल्सियस और रेफ्रिजरेटर फ्रिज की अपन बात करें उसमें 20 डिग्री है, तो हो सकता है 37 डिग्री पर जो बैक्टीरिया है या जो फंगस की अपन बात करें, कवक की अपन बात करते हैं, वो इजीली यहाँ से ग्रोथ कर सकता है, उसकी वृद्धि हो सकती है। तो अगर आपने इस 37 से 20 डिग्री वाले टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर में रख दिया फूड को, तो जो बैक्टीरिया वगैरह है या जो फंगस वगैरह उसकी ग्रोथ यहाँ से नहीं हो पाएगी और जो अपना फूड है वो क्या होगा, सेफ रहेगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, फंगस तंतुमय है। तंतुमय का मीनिंग मैंने लास्ट लेसन में भी आपको बताया था, तंतुमय है, लेकिन इस जो एक कोशिकीय है इसका अपवाद है, क्योंकि इस क्या है, एक कोशिक है, तो यहाँ तंतुमय संरचना नहीं देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? बाकी जो भी एग्जाम्पल है बहुकोशिकीय जो कवक है वो क्या सारे के सारे वो है तंतुमय। अब इसी के आगे देखेंगे तंतुमय है क्या, एक्चुअल में कवक तंतु है क्या। ये लंबी पतली धागे की तरह संरचनाएं होती है जिन्हें कवक तंतु अपन कहते हैं, इस टाइप से। ठीक है, ये लंबी पतली धागे नुमा जो संरचना है। अब तंतु में तो हो ही है, लेकिन तंतु किसका है, कवक का है, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं कवक तंतु। आई बात समझ में, कवक तंतु। कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे जो कवक तंतु होंगे जो नेटवर्क बनाएगा उसे अपन बोलते हैं कवक जाल। क्या बोलते हैं, कवक जाल। एक नेटवर्क बना लेगा, बहुत सारे तंतु होंगे, तंतुओं की जो संख्या होगी वो क्या होगी, बहुत सारी होंगी, मैनी तंतुज यहाँ पर। ठीक है, हाँ कवक तंतु के जाल को कवक जाल या इंग्लिश में इसे अपन बोलते हैं माइसीलियम। कौन सा सीलियम, इसे अपन बोलते हैं माइसीलियम। आई बात समझ में? ध्यान में रखना कवक तंतु क्या और कवक जाल क्या। नेटवर्क जो एक सिंगल की अगर आपने बात की धागेनुमा संरचना वो कवक तंतु है, और बहुत सारे जो होंगे तो उसे अपन बोलते हैं कवक जाल। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिन्हें संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। जैसे ये कवक तंतु की अपन ने बात की, कुछ ऐसे भी होते हैं सिलेंड्रिकल। ठीक है, बेलनाकार जो यहाँ पर नलिकाकार जो लिखा नलिकानुमा जो होता है। अब इस नलिकानुमा जो कवक तंतु बताया जा रहा है, क्योंकि कवक जाल की बात नहीं हो रही, केवल कवक तंतु की अपन बात कर रहे हैं। अगर नॉर्मल है तो जैसे सपोज कर लो नॉर्मल कवक तंतु, तो इसमें क्या होगा, एक केंद्रक होगा और ये क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा। ठीक है, इसे द्रव्य में शॉर्ट में लिख देता हूं, और ये अपने पास हो गया केंद्रक। लेकिन अगर आपने बात की कुछ ऐसे फंगस की अपन बात करें, कवक की अपन बात करें जो नलिकाकार है, उसमें एक से ज्यादा केंद्रक देखने को मिल सकता है। ये जो बताया जा रहा है ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया अपने पास कोशिका द्रव्य। क्या हो गया, कोशिका द्रव्य, और इसके अंदर ये जो बताया जा रहा है ये अपने पास हो गया केंद्रक। ठीक है, तो ये भी केंद्रक है, ये भी केंद्रक है, ये भी केंद्रक है, तो ये बहुत सारे जो है केंद्रक बताया जा रहा है। इस स्टेज के लिए अपन बोलते हैं बहुकेंद्रकी। क्या बोलते हैं, बहुकेंद्रकी। ठीक है, ये अपन ने बोल दिया। और दूसरी टर्म इसके लिए जो साइंटिफिक टर्म है वो अपन यहाँ से यूज में लेते हैं, संकोशिकी। क्या बोलते हैं, संकोशिकी, जिसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, उससे अपन बोलते हैं संकोशी कवक तंतु। कवक जाल की बात नहीं कर रहे, केवल कवक तंतु की अपन बात करें। एक ही तंतु में एक जो सेल बताई जा रही है उसमें एक कोशिका में एक से ज्यादा जो केंद्रक होंगे उसे अपन बोलते हैं संकोशिक। बेलनाकार है, सॉरी नलिकाकार है, सिंपल से अपने को ध्यान में रखना है। अन्य कवक तंतुओं में पट्टी होते हैं। ठीक है, पट्ट होते हैं, पट्ट मतलब सेप्टा होता है एक टाइप से डिवाइड करने वाला, इस टाइप से। जैसे ये एक था तो इसको हो सकता है कि बीच में से जो विभाजन करने वाला कुछ लाइन यहाँ से अपने को बता दे। ठीक है, इस टाइप से विभाजन करने वाला जो बताया जाता है उसे अपन बोलते हैं पट्टी। ठीक है, अगर फंगस में ये जो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ इसे विभाजित यहाँ से कर रही है, इस टाइप का जो है इसे अपन बोलते हैं पट्टी। और इस टाइप से नॉर्मल बताया जा रहा है जिसमें कोई भी लाइन वगैरह नहीं है जो इसको विभाजित नहीं कर रहा है, वो होता है ए पट्टी। क्या होता है, ए पट्टी। ये पट्टी अपने पास हो गया ऊपर की ओर, ये हो गया पट्टी, और ये जो बताया जा रहा है साइड में वो हो गया ए पट्टी है। क्लियर? ठीक है, फंगस की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, जितने स्टार करो आप कर सकते हो एनसीईआरटी में, क्योंकि एआईपीएमटी और नीट में 3 बार कम से कम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोशिका भित्ति है काइटिन फंगस की वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। अधिकांश फंगी, अच्छा ये तो इससे अपन ने स्ट्रक्चर वगैरह की यहाँ से बात कर ली है, संरचना वाला पैराग्राफ यहाँ पर हो चुका है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं जो इसका पोषण का जो नेचर है, प्रकृति वगैरह है,
किस टाइप से? अधिकांश फंजाई पर पोषित होते हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर करेंगे पोषण के लिए। ये वे मृत बेस्टरस से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, इसे मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, मृत बेस्टरस यहाँ से थोड़ा सा मिस टाइप है। मृत जीव जो है उससे अगर घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करता है तो उसे अपन बोलते हैं मृत जीवी। ये भी आपको ध्यान में रखना, कार्बनिक लिखा है यहाँ पर, ए कार्बनिक नहीं लिखा है। अगर नीट में आपको दे दिया जाए खाली जगह को भरो, स्टेटमेंट में दे दिया जाए कि फंगस जो है, यहाँ से बोल दिया जाए वे की जगह बोले फंगस, मृत जीवों से घुलनशील, यहाँ पर आपको बोल दिया ए पदार्थों का अवशोषण करता, तो बोलेगा साहब ए क्या है, क्या वो कार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक पदार्थ है या दोनों है या नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना कार्बनिक पदार्थ है। मृत जीवी से अपन बोलेंगे जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करता है उसे अपन बोलते हैं परजीवी। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिफरेंस आपको बताया था कि पोषण की अगर आप बात करते हो तो अपन ने मृत जीवी की बात की थी। ठीक है, परजीवी की अपन बात करें मतलब दूसरे जो जीवित जीव है उस पर निर्भर करेगा, वो अपने पास था परजीवी। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं, ऐसे फंजाई सहजीवी है। सहजीवी का मतलब है सिंपल सा साथ साथ रहना, साथ साथ जीवन जीना। ठीक है, जैसे शैवाल की अगर अपन बात करें इस टाइप से, ये कोई भी शैवाल था अपने पास, ठीक है, ये शैवाल आपको बताया जा रहा है, तो जो फंगस है इसके साथ में रहेगा, ये फंगस है, सेप्टा वगैरह इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये मिट्टी अपने पास है पूरी, ठीक है, मिट्टी के अंदर ही इस टाइप से देखने को मिल रहा है, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ केवल। तो ये फंगस वगैरह बताया जा रहा है, तो जो मिट्टी बताई जा रही है उससे जो फंगस है वो क्या करेगा, सरफेस एरिया, एक तो सतही जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ से ये एल्गी है, एल्गी की रूट वगैरह अपने को बताई जा रही है, ये अपने पास रूट को अपन बोलते हैं मूल। तो जो फंगस है वो सतही क्षेत्रफल बढ़ाएगा, मतलब क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो जो अवशोषण है, जैसे जल की अपन बात करें या मिनरल की अपन बात करें, जल या लवण की अपन बात करें, उसका अवशोषण ज्यादा होगा। ठीक है, अगर सतही क्षेत्रफल कम है तो अवशोषण कम होगा, लेकिन ज्यादा है तो वो ज्यादा अवशोषण होगा। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का काम कौन करता है, कवक यहाँ से करता है। इसके अपोजिट क्या होगा, जो शैवाल की जो जड़ें वगैरह बताई जा रही है, वो जो भी प्रकाश संश्लेषण वगैरह करेगा, जो भी खाना वगैरह बनेगा, तो वो जो भोजन बन रहा है वो इसे प्रोवाइड करेगा। तो दो जीव जो है, एक तो कवक है, दूसरा शैवाल है, एक दूसरे के साथ साथ में अपना जो लाइफ स्टाइल है, जिंदगी है, जीवन यापन कर रहे हैं, इसीलिए अपन इस टाइप का जो नेचर होता है उसे अपन बोलते हैं सहजीवी। ठीक है, साथ साथ जीते हैं। बाकी और भी आएगा इनका फंक्शन, तो आगे अपन देखेंगे है क्या। अब ये हो चुका इसका नेचर, पोषण की अपन ने बात की, पहला अपन ने बात कर ली संरचना की, पहला पॉइंट, दूसरा अपन ने पोषण की अपन ने बात कर ली, तीसरा जो है वो है इसका रिप्रोडक्शन, प्रजनन किस टाइप से ये करता है। ये जो तीनों पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, 3 पॉइंट अपन देख रहे हैं, आगे जो इसका टाइप्स है उसमें काम में आने वाले, बहुत ज्यादा काम में आने वाले। ठीक है, तो इसे ध्यान से आप लोग देखेंगे। फंजाई में जनन, कायिक खंडन की अगर अपन बात करें, कायिक वेजिटेटिव विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। कायिक जो जनन है, ठीक है, वैसे 3 टाइप के रिप्रोडक्शन अपन देखेंगे, थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूं। कायिक होगा अपने पास, देन उसके बाद में होगा अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक की अपन बात करेंगे, और तीसरा अपने पास होगा लैंगिक। ठीक है, तो ये जो कायिक की अपन ने बात की, सबसे पहला जो बताया जा रहा है, कायिक में अपने पास 3 टाइप है, खंडन सबसे पहले है, देन उसके बाद में विखंडन अपने को बताया जा रहा है, और सबसे लास्ट में अपने को बताया जा रहा है मुकुलन, जिसे अपन बोलते हैं बडिंग। आई बात समझ में। खंडन का मतलब यहाँ से खंडन और विखंडन का देखा जाए तो मीनिंग सेम ही है। जो भी कवक बताया जा रहा है, ठीक है, उसका कोई भी एक पार्ट यहाँ से टूट के अलग हो गया तो ये 2 कवक में यहाँ से निर्माण हो जाएगा। मुकुलन की अगर अपन बात करें तो मुकुलन का सिंपल सा मीनिंग है, जैसे ये कवक अपने पास था, तो यहाँ जो कवक बताया जा रहा है इसकी कोई ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो बाहर की ओर छोटी सी वृद्धि यहाँ पर करेगी, वृद्धिशील जो संरचना इस टाइप से बड़ी होती रहेगी, और लास्ट में जो है वो वृद्धिशील जो संरचना थी, वो मुकुल जो था वो यहाँ से अलग हो जाएगा और 2 कवक यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो इसे भी अपन डिटेल से ऐसे देखते हैं। जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आपको फिगर दे रखा है वहां पर, तो आप जो डायग्राम अपने को दे रखा है वहां से आप देख सकते हो, PDF डाउनलोड करके देख सकते हो। फंगस में जो कायिक जनन होता है वो खंडन, विखंडन या मुकुलन से होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पैतरक है वो पुत्री कोशिकाओं से समान होता है। देन उसके बाद में अलैंगिक जनन की अपन बात करें, बीजाणु जिसे कोनिडिया अपन कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु जिसे चल बीजाणु कहते हैं। चल बीजाणु जिसमें मतलब मूवमेंट इसमें हो सकता है। ठीक है, बीजाणु देखने को मिलेंगे अपने को किसमें,
अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन की भी अपन थोड़ी सी यहाँ से बात करें तो लैंगिक जनन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कायिक और जो खंडन है, सॉरी, कायिक और जो अलैंगिक है वो इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन लैंगिक जनन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टेटमेंट में बताने जाऊंगा वो लैंगिक जनन निषिद्धांग ऊस्पोरा, ठीक है। ऊस्पोरा जो ये लिखा है इंग्लिश वाला जो टर्म है, ये अपन टर्म यूज में लेते हैं फीमेल के लिए, ठीक है। मोस्टली ऊ जो लिखा है ओवम से अपन यूज में लेते हैं। निषिक्तांड एस्कस बीजाणु, ठीक है, बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु के नाम अपने को बता रखे हैं। एस्कोस्पार की अपन बात करें, बेसिडियोस्पोर्स की अपन बात करेंगे अभी, तो उसके द्वारा होता है। तो आपको तीनों चीजें ध्यान में रखनी कि साहब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कायिक जनन की अपन बात करते हैं, उसमें खंडन है, विखंडन है और मुकुलन है। अलैंगिक जनन की अगर अपन बात करें तो अलैंगिक जनन में बीजाणु की जो अपन बात करते हैं कोनिडिया है या दानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु है, ठीक है। तीन टाइप है तीनों में। और लैंगिक जनन की अगर अपन बात करें तो निषिक्तांड ऊस्पोरा बोलते हैं, एस्कस बीजांड तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। तो तीनों में तीन टाइप जो है वो अपने को बता रखे। कायिक की आप बात करो या अपन बात करें किसकी, अलैंगिक की, या अपन बात करें लैंगिक की। क्लियर, लैंगिक, अलैंगिक और लैंगिक, इन तीनों में तीन टर्म जो आपको ध्यान में रखना है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। तो जो बीजाणु यहाँ से बन रहा है किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में, जैसे इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बताई जा रही है, ठीक है। ये कोई स्ट्रक्चर बताई जा रही है फंगस की ही, एक कवक की है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट बताया जा रहा है, सपोज यहाँ से जो ये बीजाणु है, ये बीजाणु है, ये जो बीजाणु है यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, यहाँ से उत्पन्न होंगे, और इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं फलनकाय। क्या बोलते हैं? फलनकाय, ठीक है। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप मैं आपको फिगर से यहाँ से बता देता हूँ। ये अपने पास कोई भी युग्मक है, क्योंकि लैंगिक जनन की परिभाषा ये होती है। लैंगिक जनन को अपन सिंपल सा बोलते क्या है, लैंगिक प्रजनन की अपन बात करें जिसमें लैंगिक संरचनाएं होती है, ठीक है। लैंगिक जो अंग है वो हो सकता है। मेन जो पार्ट की अपन बात करें वो होता है युग्मक, गैमेट जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। युग्मक यहाँ से होता है। सो युग्मक की अपन बात करें तो युग्मक इसके अंदर है तो इसमें केंद्रक भी है, ठीक है। अंदर वाला पार्ट जो बताया जा रहा है, डार्क जो पार्ट है वो केंद्रक है, और बाहर जो बताया जा रहा है वो है इसका प्रोटोप्लाज्म। वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो लैंगिक प्रजनन में अपन बात करें, सबसे पहले ये जो 2 युग्मक बताए जा रहे हैं, इसमें इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के जो प्रोटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म की अपन बात कर रहे हैं, जो फ्लूइड है उसका फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन जो केंद्रक बताया जा रहा है उनका फ्यूजन अभी भी नहीं हुआ है। 2 से 1 हो गया, लेकिन जो केंद्रक है ये क्या है? केंद्रक ही तो था अंदर वाला डार्क वाला। ये जो केंद्रक बताया जा रहा है इसका फ्यूजन अभी भी नहीं हुआ है। सो इस स्टेज की अपन बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे से जुड़ रहा है उससे अपन बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। गेमी का मतलब होता है फ्यूजन या जुड़ना, इंग्लिश का टर्म ध्यान में रखना। और किसका हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म से प्लाज्मोगेमी अपन ने टर्म यूज में लिया है। अब उसके बाद में केंद्रक आ चुका, तो अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? केंद्रक संलयन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। केंद्रक दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। केंद्रक संलयन, केंद्रक के जुड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे अपन बोलते हैं केंद्रक संलयन। क्या बोलते हैं? केंद्रक संलयन। लेकिन उससे पहले ये जो 2 केंद्रक है, इस एक ही सेल में 2 केंद्रक जो बताया जा रहा है, इस स्टेज को अपन बोलते हैं द्विकेंद्रकी। बोल सकते हैं द्विकेंद्रकी। द्वि का मतलब होता है 2 और केंद्रक कितने हैं? 2 है, ठीक है। n+n इसे अपन बोलेंगे, और जैसे ही इनका फ्यूजन हो जाएगा तो n+n अपने पास होएगा 2n। सॉरी, क्लियर होगा तीनों स्टेप, ठीक है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी हुआ था, देन उसके बाद में कैरियोगेमी उसे अपन बोलते हैं केंद्रक संलयन, जिसे हिंदी में बोलते हैं। और इस स्टेज में जब केंद्रक संलयन हुआ उससे पहले जो स्टेज है, एक ही सेल में 2 केंद्रक जो बताया जा रहा है उसे अपन बोलते हैं द्विकेंद्रकी। n+n इसके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं, और बाद में जब फ्यूजन हो जाता है तो 2n जाइगोट यहाँ से बन जाता है। सो इसी स्टेप को अपन देखते हैं। 3 सोपान जो बता रखे हैं। पहला क्या लिखा है? 2 चल अथवा HL युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म, मतलब फ्लूइड तो इसके अंदर है, का संलयन होगा। इस क्रिया को अपन प्लाज्मोगेमी, गेमी का मतलब फ्यूजन जुड़ना, और प्लाज्मो मतलब प्रोटोप्लाज्म का जुड़ना, उसे अपन बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। दूसरा स्टेप लिखा है 2 केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपको यही ध्यान में रखना, कोई कोशिका तो उसमें मेन क्या है? एक तो कोशिका जो द्रव्य की अपन बात करें, प्लाज्मा है इसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर, और साथ साथ में केंद्रक है। तो पहले प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, उसके बाद में केंद्रक का
फ्यूजन वहां से हो जाएगा। तो पहले प्लाज्मोगेमी हो जाएगा, देन उसके बाद में कैरियोगेमी, यहाँ इसे अपन बोलते हैं केंद्रक संलयन। तीसरा स्टेप लिखा है, युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना, लैंगिक जनन में संयोजी संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये 2n अपने पास बन चुका है, और जो फ्यूजन होने वाले थे वो क्या थे, n और n थे, मतलब a गुणित थे, और अभी ये अपने पास 2n वाला है वो क्या है, वो अपने पास है द्विगुणित, वो अपने पास है द्विगुणित। क्लियर? सो ये द्विगुणित अपने पास है। अब वापस से मुझे n करवाना है, तो मैं क्या करवाऊंगा इसमें, मैं करवाऊंगा अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्री मैं करवाऊंगा तो 2n से मुझे वापस n मिल जाएगा, इसके साथ में फिर कोई ना कोई n आएगा तो वो मिल जाएगा, तो वापस 2n मिल जाएगा। ये साइकिल, ये जो चक्र है बार बार चलता रहता है। कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित 2n कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज आएगा भी, एक्चुअल में क्या एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रक की अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, n+n द्विकेंद्रक की अवस्था। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहता है, क्योंकि पेयर में है, युग्म में है, तथा इस अवस्था की फंगस की द्विकेंद्र प्रावस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं, तो केंद्रक संलयन यहाँ पर हो गया था, ये स्टेप मैंने आपको बताया था, और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। ठीक है, द्विगुणित कोशिका 2n बन गई थी। फंजाई फलनकाय बनाती है, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है। न्यूनीकरण का मतलब होता है अर्धसूत्री। फलनकाय भी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था, इस टाइप से कोई था तो जिसमें बीजाणु या गैमेट्स की अपन बात करते हैं, ठीक है, वो अपने पास था। तो इसमें न्यूनीकरण होगा, या जिसे अर्धसूत्री विभाजन अपन बोलते हैं, वो यहाँ से अपने को देखने को मिलेगा, और वापस से n स्ट्रक्चर बन जाएगी। विभाजन होता है जिसके कारण a गुणित, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताई थी आपको, a गुणित वापस से n आ गया, a गुणित है बिल्कुल। कवक जाल की आकारिकी, अच्छा यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुराना मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ से। ये जो स्टेटमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस आधार पर आप इसका विभाजन कर रहे हो, आधार सबसे जरूरी है। ठीक है, आधार जो सबसे जरूरी है। तो कवक जाल की आकारिकी, अपन अब जो है कवक के प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन किस आधार पर अपन ने उसका वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहला लिखा कवक जाल की आकारिकी। कवक जाल अपन ने देखा था इस टाइप से, कवक जाल था, कवक तंतु से मिलकर बहुत सारे जो कवक तंतु मिले तो कवक जाल था, नेटवर्क था। तो इसकी संरचना, इसका आकार, और दूसरा बीजाणु बनने, बीजाणु किस टाइप से बन रहे हैं फलनकाय में, वो अपन ने देखा था, तथा फलनकाय बनने की, एक तो बीजाणु बनने का और दूसरा फलनकाय बनने की। तो 3 स्टेप अपने पास हो जाएंगे इसमें, उसके आधार पर विभिन्न वर्गों में अपन इसे विभाजित कर रहे हैं। तो तीनों स्टेटमेंट, तीनों पॉइंट है इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस पॉइंट को आप लोग। एक तो कवक जाल की आकारिकी, दूसरा बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि। ठीक है, ये तीसरा अपने पास हो जाएगा। उसके आधार पर अपन 4 वर्ग में से विभाजित करते हैं। सबसे पहला फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा अपने पास है बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा अपने पास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ध्यान में रखना, इंग्लिश में ही याद रखना भाई साहब इनको, हिंदी में कुछ भी अपने पास नहीं है। ट्रिक में इसकी बता दूंगा, अभी अगला लेसन जो है ट्रिक का ही होगा इसका। फाइकोमाइसिटीज देखेंगे। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधे पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। क्योंकि अपन ने पहले इंट्रोडक्शन में देख लिया था, जो फंगस है सब जगह देखने को मिलता है। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन है, वैसे इंग्लिश में से अपन बोलते हैं सर्वव्यापी है। ठीक है, तो जलीय आवास में मिल रहा है, सड़ी गली लकड़ी पे भी मिल रहा है, नम या सीलन भरे स्थानों पर भी मिल रहा है, पौधों पर अविकल्पी परजीवी, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, उसी पौधे पर उनको अपना जिंदगी जीवन यापन यहाँ से करना पड़ेगा परजीवी की रूप में। कवक जाल ए पट्टी होता है, मैंने आपको बताया था कवक जाल की अपन जो बात करते इस टाइप से जो नेटवर्क था। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करने वाला, विभक्त करने वाला कुछ होता है तो वो पट्टी है, लेकिन अगर नहीं है, सीधा सीधा ही कवक जाल बताया जा रहा है इस टाइप से। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ए पट्टी है वो हो गया। आएगा समझ में, पट्टे नहीं होते हैं। तथा बहुकेंद्रिक होता है। बहुकेंद्रिक का मीनिंग में मैंने आपको बता दिया था इस टाइप से, एक ही कोशिका में एक से ज्यादा जो न्यूक्लियस है वो बहुकेंद्रक की है। ध्यान में रखना, अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है, दोनों से हो सकता है। अलैंगिक जनन के 3 प्रकार थे। ठीक है, तो चल भी हो सकता है, अचल भी यहाँ से हो सकता है। ये बीजाणु धानी में अंतर जाति उत्पन्न होते हैं, अंदर ही उत्पन्न होते हैं बीजाणु धानी के, जैसे इस टाइप से बीजाणु धानी थी तो इसके अंदर की ओर स्पोर उत्पन्न होंगे। ठीक है, ये अंदर ही बन रहे हैं स्पोर, उसके बाद में बाहर निकल जाएंगे।
दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। अगर युग्मक यहां से बनेंगे तो N और N जब एक दूसरे के साथ में फ्यूज होंगे तो 2N मिल जाएगा अपने पास। इन युग्मकों के आकार की एक जैसे, जैसे ये जो युग्मक थे अगर आकार में अगर सेम है इस टाइप से, ठीक, एक ये है दूसरा ये है, तो अगर इनका आकार सेम है तो इसे अपन बोलते हैं समयुग्मकी। क्या बोलते हैं? समयुग्मकी। अगर अपन बात करें एक का आकार बड़ा है और दूसरे का आकार छोटा है तो इससे अपन बोलते हैं विषम युग्मकी। क्या बोलते हैं? विषम युग्मकी। ये शैवाल वाले पार्ट में अपन देखेंगे, ध्यान में रखना है। सो यहाँ जो लिखा है इन युग्मकों की आकार की एक जैसी, क्योंकि अपन ने क्या बात की थी, यहाँ से अगर सेम होगा तब तो समयुग्मता हो गया, भिन्न हो गया तो असमयुग्मकी या विषम युग्मकी दोनों बोल सकते हैं, हो सकती है। इसके सामान्य उदाहरण है म्यूकर, राइजोपस, रोटी के कवक, पहले ही अपन बता चुके हैं रोटी पे लगने वाला जो कवक इंट्रोडक्शन में, तथा एल्ब्यूगो, सरसों पर परजीवी फंगस हैं। तो 3 एग्जांपल है, सब में 3-3 एग्जांपल ही है। म्यूकर है, राइजोपस है और एल्ब्यूगो। याद रखने की ट्रिक बता दूंगा मैं। एस्कोमाइसिटीज सेकंड, ये सामान्यतः थैली फंगस भी से अपन बोलते हैं, ठीक है, सेक फंगस इसे अपन बोलते हैं, थैली फंगस इसे अपन बोलते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिक जैसे यीस्ट, इसकी अपन ने बात की थी, ऐसा फंगस जो एक कोशिकीय होता है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। एंटीबायोटिक की अपन बात करें, प्रतिजैविक जिसे अपन बोलते हैं, अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के जो सैनिक थे उन्होंने यूज में लिया था। या अपन बात करें बियर की जो बात करें, ठीक है, ब्रेड की अपन बात करें तो इसमें बहुत सारे यूज हैं इसके। एक कोशिक जैसे ईस्ट, सेकेरोमाइसिस, सेरेसिस जिसे अपन बोलते हैं, के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम भी हो सकता है, पेनिसिलियम, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये जो पेनिसिलियम की यहाँ से अमेरिका में जो मैंने अभी बोला था वर्ल्ड वॉर सेकंड, वो पेनिसिलियम के लिए बोला था, ठीक है, इसके लिए नहीं है। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा शमला रोगी पशु विष्टा, ठीक है, जो एनिमल्स है उसका जो विष्टा है, गोबर की अपन बात करें, उस पर भी उगने वाले होते हैं। कवक जाल शाखित होता है और पट्टीय होता है, बिल्कुल ब्रांचेस वगैरह इसमें देखने को मिल रही है, ठीक है, इस टाइप से, और पट्टीय होता है, डिवाइड करने वाले इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया द्वारा होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडम धर कहते हैं। धर का मतलब धरना, ठीक है, इस टाइप से कोनिडिया की अगर अपन बात करें तो अलैंगिक जो बीजाणु है कोनिडिया होते हैं, ये कोनिडिया है एक टाइप से। विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडियो धर कहते हैं उस पर होता है, ये कोनिडियो धर उस पर होता है। तथा बहिर्जात, बहिर्जात का मतलब बाहर से उत्पन्न होता है। अभी अंतर्जात की पहले अपन ने बात की थी, सुनेंगे ध्यान से देखेंगे। अंतर्जात की अगर आप बात करो तो मतलब अंदर की ओर इसके प्रोड्यूस हो रहे हैं। बहिर्जात की आप बात करो इस टाइप से, ठीक है, ये जो सरफेस बताई जा रही है यहाँ पर होंगे, जैसे प्रोड्यूस होंगे ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, बाहर से प्रोड्यूस हो जाएंगे इस टाइप से, वो है बहिर्जात। सो फाइकोमाइसिटीज में अंतर्जात थे और यहाँ पर क्या है, बहिर्जात है। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। ये जो कोनिडिया है जब अंकुरित हो जाएंगे, अंकुरण हो जाएगा तो बड़े हो जाएंगे और बड़े होने के बाद में कवक जाल यहाँ से बना लेंगे। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं, जो इसका नाम है एस्कोमाइसिटीज, उससे अपन एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये बीजाणु क्या है, थैलीसम, थैलीनुमा जो एस्कस है उसमें अंतर जातीय, ठीक है। अलैंगिक अगर पूछा जाए तो वो बहिर्जातीय, ध्यान से देखेंगे। अलैंगिक अगर पूछा जाए तो वो क्या है, बहिर्जातीय है। लेकिन अगर लैंगिक पूछा जाए तो वो है अंतरजातीय। ये ध्यान में रखने वाला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन यहाँ से होता है अधिकतर। आई बात समझ में? ये ऐसा ही एक वचन एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती है जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं, एस्कोकार्प। तो सिंपल सा जो टर्म है एस्कोमाइसिटीज से ये पढ़ना टाइम यूज में लिया है। इसके कुछ उदाहरण है एस्परजिलस, क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा। फिगर अभी अपन देखेंगे, चित्र देखेंगे, एस्परजिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक और आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है सारा। इसके अंदर जैव रासायनिक बायोकेमिकल जो एक्सपेरिमेंट अगर अपन करते हैं या आनुवांशिक प्रयोग जो करते हैं उसमें बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है न्यूरोस्पोरा, जो क्या है, एक प्रकार का फंगस है। इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, पादप जगत के ड्रोसोफिला के नाम से प्रसिद्ध है। ड्रोसोफिला जो है वैसे क्या है, एक मक्खी है, ठीक है, जिससे अपन यूज में लेते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है, बताएंगे, मॉर्गन वगैरह की अपन बात करेंगे। तो ये जंतु है एक तरह से,
ठीक है, इसका सबसे ज्यादा यूज में लिया गया था इसकी स्टडी करने के लिए। सेम वैसे ही जो न्यूरोस्पोरा, इसे अपन बोलते हैं पादप जगत का ड्रोसोफिला। पादप जगत में सबसे ज्यादा यूज में लेता है न्यूरोस्पोरा को, और जंतु जगत में अपन ने यूज में लिया जो ड्रोसोफिला है उसे। इस वर्ग में आने वाले मोरिल और ट्रफल खाने योग्य हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। मोरल और ट्रफल ध्यान में रखना, एमटी जिसे अपन बोल सकते हैं शॉर्ट में, मोरल और ट्रफल सुस्वाद भोजन समझा जाता है। तीसरा जो है वर्ग वो है बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात प्रकार क्या है? मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई अथवा पफ बॉल। ठीक है, पहले फिगर अपन देख लेते हैं। ये आप देखोगे तो ए जो अपने को बता रखा है म्यूकर, जो फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल था, इस टाइप से अपने को देखने को मिलेगा। म्यूकर सिंपल सा, इसमें कोई नामकरण वगैरह नहीं कर रखा, सीधा ही आपको देखना। इस स्ट्रक्चर थोड़ी सी एक बार देख लेंगे आप। बे जो लिखा है एस्परजिलस अपने पास है, एस्कोमाइसिटीज का जो एग्जांपल है एस्परजिलस, इस टाइप से मिलेगा। और तीसरा जो है बेसिडियोमाइसिटीज जो है अगेरिकस, मशरूम, छाते नुमा जो है ना, ठीक है, तो वो जो बताया जा रहा है मशरूम। तो मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई अथवा पफ बॉल है इसके सामान्य प्रकार। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठों पर या सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, सभी जगह मिलते हैं, जैसे किट तथा कंड, स्मट जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, किट जैसे और कंड जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं, सो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कवक जाल शाखित तथा पट्टीय होता है, जो अपन ने पहले वाले में पढ़ा था। एस्कोमाइसिटीज में सेम वैसा का वैसा क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज में। ठीक है, एक टेबल आप लोग यहाँ से बना लेंगे। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते हैं, अलैंगिक नहीं है, लेकिन कायिक जनन खंडन द्वारा होता है। खंडन का मतलब क्या होता है? जो पहले से उपस्थित जो कवक है उसका कोई पार्ट यहाँ से टूट जाएगा और नए कवक का निर्माण यहाँ से कर लेगा। इसमें लैंगिक अंग नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलेंस होता है। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या था? जो साइटोप्लाज्म की जो अपन ने बात की थी या प्रोटोप्लाज्म की जो अपन बात करें उसका संलयन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में अपन जो टाइप देखा था उसके जो न्यूक्लियस था, जो केंद्रक थे, वो यहाँ से फ्यूज हो जाता है, द्विकेंद्र की स्टेज जो आती है, सो वही इसके अंदर। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है, अतः अंततः बेसिडियम बनता है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज से बेसिडियम, एस्कोमाइसिटीज से एस्केस की अपन बात करते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन, कैरियोगेमी तथा मियोसिस होता है। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। जो 2n स्ट्रक्चर मिलती है उसमें वापस से अर्धसूत्री होगा तो वापस से n आ जाएगा, फिर वापस से n और n का जब फ्यूजन होगा तो 2n आ जाएगा, फिर अर्धसूत्री, फिर फ्यूजन। तो इस टाइप से प्रोसेस चलती रहती है। मियोसिस, जिसके कारण 4 बेसिडियम बनते हैं। 4 बनेंगे लेकिन होंगे क्या? अगुणित होंगे सारे। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। बहिर्जात का मतलब क्या था? बाहर की तरफ। ठीक है, इस टाइप से बाहर की ओर उत्पन्न होंगे यहाँ से। इसके अच्छा, बेसिडियम फलनगाय में लगे रहते हैं। बिल्कुल, फलनगाय अपन ने देख लिया, जिसे बेसिडियो कार्प अपन बोलते हैं, कार्प। ठीक है, इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगेरिकस, मशरूम, अभी फिगर अपन ने देख लिया था, अस्ट्रिलोगो, कंड जिसे अपन बोलते हैं, और पक्सीनिया, किट फंगस जिसे अपन बोलते हैं, पक्सीनिया। ठीक है, ये अपने पास तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज यहाँ से कंप्लीट होता है। लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपन बोलते हैं अपूर्ण कवक। एस्कोमाइसिटीज को अपन ने बोला था थैली कवक। ठीक है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपन बोलते हैं अपूर्ण कवक, क्योंकि अभी तक अपन ने क्या देखा था? चाहे आप बात करो फाइकोमाइसिटीज की, चाहे आप बात करो एस्कोमाइसिटीज की, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, चाहे अपन बात करें बेसिडियोमाइसिटीज की, तो अगर आप इससे ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो इनके अंदर अलैंगिक और लैंगिक दोनों मिल सकती है। ठीक है, अलैंगिक और लैंगिक दोनों में से एक जो रिप्रोडक्शन का जो प्रजनन का प्रकार है वो मिलेगा। लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसके जो भी एग्जांपल है वहां पर लैंगिक जो अवस्था होती है वो अपने को पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही पता लगता है तो अपन क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बेसिडियो में, एस्को में या जो फाइकोमाइसिटीज उसमें अपन रख देंगे। लेकिन जब तक नहीं पता तब तक अपन किसमें रखना है? ड्यूटेरोमाइसिटीज को, कुछ फंगस को या कुछ कवक को। इसीलिए अपन इसे बोलते हैं अपूर्ण कवक। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपूर्ण कवक। तो देखते हैं क्यों बोलते हैं इसे प्राय अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इनकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रावस्था ही ज्ञात हो पाई है। ठीक है, अभी अपन ने क्या बताया? ड्यूटेरो में लैंगिक नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ अपने को कायिक या अलैंगिक ही पता होगी, जबकि ऊपर वालों में
अपने को कायिक, लैंगिक और अलैंगिक यहाँ से पता थी, ठीक है। इसमें कायिक भी पता थी अपने को, कायिक लिख देते हैं, कायिक कॉमन है। सो यहाँ से मेन चीज यही है, ड्यूटेरोमाइसीटीज में लैंगिक अवस्था पता नहीं होती, जबकि बाकी सब में होती ही है, तो इसीलिए इसे अपन बोलते हैं अपूर्ण कवक। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रावस्था की खोज हो जाती है तब इसे उचित वर्ग में रख दिया जाता है, जैसे फाइकोमाइसीटीज में एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज में से अपन रख देते हैं। ये भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्थाओं को एक ही नाम दे दिया जाए, संभव है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, और उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया हो, और लैंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में, ऐसी पॉसिबिलिटीज भी है, ठीक है। बाद में जब उनके अनुबंधों कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई, तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाल दिया, और उसके बाद में जो भी लैंगिक अवस्था उसके हिसाब से रख देंगे। तो पहले वाला स्टेटमेंट ही वापस बोला, इसने कुछ भी नहीं किया। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रावस्था का पता लग जाए, तब उन्हें एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित अपन कर देते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणु, जिसे कोनिडिया कहते हैं, क्योंकि अपन ने पहले से ही देख लिया था चल बीजाणु वगैरह की जो अपन ने बात की, चल या अचल की अपन बात करें, सो कोनिडिया जिसे कहते हैं, इससे जन्म करते हैं अलैंगिक ही करेगा, ठीक है। अलैंगिक यहाँ से करेगा, कायिक कर सकता है, लैंगिक नहीं करेगा। इसमें कवक जाल पट्टीय होते हैं तथा शाखित होते हैं। पट्ट का मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड करने वाला, विभाजन करने वाला। शाखाएं बहुत सारी यहाँ पर देखने को अपने को मिलेगी। इसके कुछ सदस्य मृत जीवी अथवा परजीवी होते हैं, मतलब जो मृत जीव है उस पर निर्भर करेगा पोषण के लिए, या दूसरे जो जीवित जीव है उस पर भी निर्भर कर सकता है। लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के साथ अपघटन करते हैं। अपशिष्ट जो भी वेस्ट है, जैसे प्लांट का है या एनिमल्स का है, गोबर वगैरह, उसके अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। जो भी इसमें मिनरल्स था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह, उसका चक्रण में हेल्प करेंगे। इसके कुछ उदाहरण अपने पास है, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, इसके कुछ एग्जाम्पल है। तो जो भी अपन ने देखा था, जो भी क्लास अपने को बताई जा रही, सब में 3-3 एग्जाम्पल है अपने पास, तो उसको याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको यहाँ से बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेसन में जब भी अपन मिलेंगे। सो उम्मीद मैं करता हूँ जो कवक अपन ने पढ़ा आपको समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा या सारा सब कुछ आ गया है, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलेंगे, तब तक आप एनसीईआरटी पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चंस निकालिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।